तो देखिए, मॉडर्न बनारस की बात हो रही है और मॉडर्न बनारस अधूरा रहता है विपक्ष के बिना। साधु संतों से बात की, हर सेक्टर के लोगों से बात की, मंत्रियों से बात की, सत्ताधारी दल में बैठे मंत्रियों से बात हुई, लेकिन विपक्ष क्या कहता है कि मॉडर्न बनारस हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। सिन्हा साहब, पहला सवाल ये, हम बात करें मॉडर्न बनारस की कि यहाँ इतना काम हुआ, बदलाव हुआ, बहुत चीज़ें बदली हैं, कॉरिडोर बना, क्रूज चले, सड़कों का जाल बना, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हुई, बेहतर रेलवे स्टेशन हुआ, ये विपक्ष को दिखता है या इसमें भी आपको चीनी नुक्ता करनी है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले अगर आप काशी की बात कर रहे हैं और काशी की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर बात होनी चाहिए तो माँ गंगा की होनी चाहिए। माँ गंगा जो आस्था का केंद्र हम सबका है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो नामांकन जब करने गए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ तो गंगा जी की सफाई को लेकर हुआ। गंगा को जो नापने की इकाई होती है कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म का ये है कि अगर 50 कोलीफॉर्म तक है तब तो नहाने योग्य है, अगर उससे ज़्यादा है तो नहाने योग्य भी पानी नहीं होता। और क्योंकि ये बात मैंने हाउस में कही और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने बात आप भी कही। जानते हैं कि गंगा बहुत लंबी है, बहुत लंबी नहीं, नमामि गंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारी बात और सुन लीजिए, वो सारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, फिर कहिएगा आप। क्योंकि जब 2014 के बाद इनकी सरकार बनी, मैंने 2021 में जो जानकारी के बाद जब जांच हुई तो बनारस में राजघाट के नीचे जहां कोलीफॉर्म 50 से ऊपर हो तो आदमी नहा नहीं सकता, और वहाँ करीब 27,000 कोलीफॉर्म जो आया। तो आप समझिए 27,000 कोलीफॉर्म अगर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि वो पानी आचमन करने योग्य तो नहीं है, नहाने योग्य भी नहीं है, वो इतना दूषित जल हो गया माँ गंगा का और लगातार बढ़ता गया। और अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे 2014 से 2021 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वो करीब हमें लग रहा है कि 8-9 हज़ार कोलीफॉर्म बढ़ गया। तो अब आप समझिए कि जहाँ अरबों रुपये लग गया, आपने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद अरबों रुपए खर्च किया और अरबों रुपए खर्च करने के बाद अगर गंगा और दुर्गति में पहुंच गई तो अब इसको हम भ्रष्टाचार कहना चाहिए या इसको आपको कहना चाहिए कि विकास हुआ? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने ये बात सदन में भी कही कि 2016 तक जब हमारी सरकार थी, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ही वो प्रोजेक्ट लेकर आए थे, वो जो प्रोजेक्ट था कॉरिडोर का, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर आए थे और हमारी सरकार में ये शुरू हो गया था उसका अधिग्रहण होना। और उसके बाद हुआ क्या कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैंने इस बात को हाउस में कहा, 2016 तक होता क्या था कि जब साल पूरे बीतते थे तो बैलेंस शीट उसकी ऑनलाइन शो होती थी, उसका ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा होता है वो सारी चीज़ें दिखाई करती थी ऑनलाइन, बैलेंस शीट उसकी ऑनलाइन हमेशा रहा करती थी। 2016 के बाद जब सरकार बदली तो बैलेंस शीट आना बंद हो गया। मैंने जानकारी की तो मुझे जानकारी हुआ कि बाबा काशी विश्वनाथ जी को लोन लेना पड़ गया और बाबा काशी विश्वनाथ ने लोन लिया, मैंने बाबा के ऊपर उधार हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने बाबा को लोन लेने के लिए मजबूर किया। और लगातार इस लड़ाई को जब हमने सदन में उठाया तो आप समझिए कि सरकार के पास जवाब नहीं। आप उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए, तो आप समझिए प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनके आने का खर्चा, उनके डीजल का खर्चा, उनके रुकने का खर्चा, उनके चाय का खर्चा भी बाबा विश्वनाथ। आप मानते कि बदलाव हुआ ही नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके चाय तक का खर्चा, उनके पानी जो पीना चाह रहे थे उस पीने का भी खर्चा बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के ट्रस्ट से गया। बाकायदा उसका रिकॉर्ड है, मैं जो कह रहा हूँ रिकॉर्ड से कह रहा हूँ, कहीं तो कागज उपलब्ध करा दूंगा। तो अब आप समझ लीजिए कि जहाँ भ्रष्टाचार का आलम यह है कि माँ गंगा के नाम पे जो बनारस की हम चर्चा करते हैं, उस माँ गंगा में आप समझिए भ्रष्टाचार चरम पे पहुँच गया। आज हम बात करते हैं बाबा काशी विश्वनाथ की, तो बाबा काशी विश्वनाथ को लोन लेने पे मजबूर किया तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब हम बात करते हैं बनारस के और विकास की, आप बात करेंगे, बुनकरों की बात करते हैं। बनारस बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है।
आप जाके देख लीजिए। बुनकरों का हाल ये है कि आज बुनकर बनारस छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गया। मुझको याद है कि जब आदरणीय नेताजी की सरकार थी और जब उनको ये बात जानकारी हुई कि बनारस के बुनकर अपना खून बेचकर IMA की बिल्डिंग में लाइन लगा खून बेचकर अपने परिवार को पालने का काम कर रहे थे, तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया क्या कि नहीं, मैं इनकी दिक्कत क्या थी, बिजली की दिक्कत थी। बिजली उनको 60 रुपये में एक पावर लूम को बिजली देने का काम नेताजी ने किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपके राज में वो आरोप लगाते हैं कि आपके राज में तो बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। आज बुनकरों को सब्सिडी दी जा रही है, आज बुनकरों को बिजली दी जा रही है। वो कहते हैं कि बैंक लोन चाहिए तो आराम से बैंक लोन मिल जाता है बुनकरों को। और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं सबका जवाब दे दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बुनकरों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि बुनकर आज आप समझ लीजिए कि बदहाली के हाल पे हैं और बनारस से पलायन हो रहा है बुनकरों का। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब बने थे तो उन्होंने बनारस एयरपोर्ट से लेकर भदोई तक 4 लेन सड़क बनाई कि वहाँ भदोई के लोगों को दिक्कत ना हो, जो लोग वहाँ पर एक्सपो लगता है उसमें जाने आने में विदेश से लोग आते हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप समझिए कि एक विज़न था, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए कि बनारस में कोई रोज़गार नहीं आया। आज बनारस का नौजवान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ पर महंगाई मार है। आप सड़कों पे निकल जाइए, सीवर चारों तरफ सीवर बह रहा है। मैं आपको 10 जगह दिखा दूंगा, आप चलिए मेरे साथ यहाँ से निकल के। फिर भी तो अभी चुनाव गए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर ऐसे इतनी दुखी थी जनता तो फिर क्यों जनता ने दुख दिखाया। और जहाँ 10 लाख का टारगेट भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मैं बनारस में हम 10 लाख वोट से माननीय प्रधानमंत्री जीतेंगे, नहीं जीत तो 1 वोट से भी जीत है, लेकिन जो मार्जिन था वो मार्जिन कितना कम हुआ आप सोचिए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार लड़ रही थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्री, कैबिनेट मंत्री गली गली घूम रहे थे मोटरसाइकिलों पे, और वहीं पे कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के अजय राय जी, उनकी गाड़ियां चेक हो रही थी। हम लोग जा रहे थे, हमारी गाड़ियां चेक हो रही थी, हम लोग को रास्ते में रोका जा रहा था, मीटिंग नहीं करने दिया जा रहा था। इस कंडीशन में अगर आप समझिए भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मात्र 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं तो आज जनता की नाराजगी है या नहीं, ये आपको खुद दिखाई सिन्हा जी, एक बहुत बड़ा सवाल, सफलता कहेंगे हम, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको उम्मीद से भी ज्यादा सीटें मिली, उनको उम्मीद से बहुत कम मिली। लोकसभा, अब उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें पूर्वांचल की भी कुछ सीटें हैं। उस उपचुनाव में आप कहां देखते हैं? बीजेपी कह रही है और खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो खुद ताकत लगा रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि देखिए इस बार हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। और भैया आपके में कांग्रेस और सपा में अभी गठबंधन पे ही सस्पेंस बरकरार है, तो इसको लेकर भी ये लोगों के मन में पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई थी कि वो इलेक्शन के साथ बाई इलेक्शन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो प्रिपरेशन करना चाह रहे थे कि किस तरह से किन अधिकारियों को कहाँ लगाएं और किस तरह से वोटों को, क्योंकि देखिए जिसकी सरकार होती है वो दबाव तो बनाता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इनके दबाव पे कोई काम होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सिन्हा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट पर आप बुलडोजर पे ब्रेक लगा दी, लेकिन बुलडोजर चलता है माफियाओं पर, गुंडों पर, तो आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एनकाउंटर होता है तो उससे एक विशेष जाति और एक विशेष समुदाय से जोड़ देते हैं। ये फिर क्राइम कंट्रोल होगा कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेज़ों का शासन था, तब हमारे देश के वीर सपूत थे भगत सिंह जी। उन्होंने किया उन्होंने गए और हाउस में उन्होंने बम फेंक के एक शो किया कि ये इस तरह से हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। चाहते तो उस समय अंग्रेज इनकाउंटर कर सकते थे उनका, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने भी इनकाउंटर नहीं किया। मैंने आप समझिए कि न्याय व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंग्रेजों से भी खराब है। आप समझ लीजिए कि वो चाहते तो कह देते, चाहते तो वहीं हमारे जो क्रांतिकारी भगत सिंह जी थे उनका इनकाउंटर कर दिया होता, भाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। कहते हैं लेकिन सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, ये कहते हैं कि जिसमें लाल झंडा गाड़ी में समझो उसमें सपा का गुंडा। देखिए, ये तो ऐसे जुमले बताते हैं। कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर न्याय व्यवस्था पे अगर विश्वास नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हमको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, हमको न्याय व्यवस्था विश्वास नहीं, हम जो मिलेगा उसका काउंटर कर देंगे। जिसको हमें समझ में आएगा, जो हमारा दोस्त होगा वो अच्छा होगा, जो हमारा दोस्त नहीं होगा उसके घर हम बुलडोजर चलवा देंगे। सिन्हा जी आपको भी याद होगा पिछली बार जब आपकी सरकार गई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही गई। ये ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोबारा लौटी। इनका बुलडोजर मॉडल हिट हुआ, इनका ऑपरेशन लंगड़ा हिट हुआ, इनका ऑपरेशन मजनू हिट हुआ और तब ये वापस लौटे। ये जो दावा करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर ये देखिए ऐसा है कि अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अगर आपको कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बुलडोजर राज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो आप रोक लगाई ना। तो जब आप गलत करेंगे और उसको देखिए प्रेजेंटेशन होता है, उसका प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से उन्होंने गलत तरीके से किया और कई लोग उसको लेके हमको लग रहा है कि उसको समझ में आई लोगों को बात, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आज आप समझिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है किसानों को 2 गुनी आय कर देंगे। किसके, मैंने सदन में पूछा मंत्री से, मात्र 64 रुपये आए। माने आप समझ लीजिए कि 2014 में जब सरकार इनकी बनी है तब से लेकर आज 2024 तक 64 रुपये किसानों की आय बढ़ गई। और 64 रुपये आय बढ़ने से अगर आय 2 गुनी हो गई तो हमें आप बता दीजिए। आप अगर हम आप बात करेंगे, क्योंकि मैं डाटा पे बात कर रहा हूँ, मैं आप समझिए कोई ऐसी बात पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सारी बातें डाटा बेस कर रहा हूँ। जो बात हाउस में आई, जो बात मंत्री ने जवाब दिया, सदन में जवाब दिया, जो बात हम लोगों के सामने आई है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज बनारस की स्थिति बदहाल है। आज आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरम पे एकदम बिल्कुल टूटी हुई है, सड़कें एकदम टूटी फूटी हैं, सीवर में बनारस शहर डूबा हुआ है, माँ गंगा का हाल बदहाल है। आज बाबा काशी विश्वनाथ पे लोन था, अब शायद लोन चुका दिया। इधर बीच कुछ दिन पहले जानकारी हुई तो बाबा काशी विश्वनाथ को लोन था। अब आपको इस बात की जानकारी ना होगी तो मैं कहीं डिटेल से कागज भी दे दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये बात सदन में मैंने कही थी, इसका जवाब माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी नहीं दे पाए। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि लगातार जिस तरह से बनारस का हाल बदहाल हुआ इस सरकार में, और होता क्या है कि आप बाहर से तो डेंट पेंट कर दीजिए लेकिन अंदर से व्यवस्था टूटी फूटी चरमराई हुई है। तो वही हाल आज बनारस का है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं कांग्रेस और सपा की गठबंधन की बात करूंगी। आपने बोला 10 सीटों पर हम जीत रहे, तो सपा जीत रहे हैं या कांग्रेस के साथ? देखिए ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, और गठबंधन की जो बात है वो क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे गठबंधन में कितनी सीटें किसको मिलनी है कि नहीं मिलनी है, हमें अकेले लड़ना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से आज प्रदेश में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि वो बाई इलेक्शन कराने से डर रही है सरकार। क्योंकि बाई इलेक्शन जिस दिन हो जाएगी वो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे लोग खड़े हैं इस समय। चलिए सिन्हा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं वहीं मुद्दे पर आता हूं। जब कोई भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकलता है तो आप बचाव में आ जाते हैं। अखिलेश यादव, अगर किसी यादव का एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव बचाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? आप कहते हैं कि हम पीडीए, फिर आपका पीडीए फॉर्मूला कहाँ है? फिर आप तो एक विशेष वर्ग को समर्थन में आ जाते हैं और एक विशेष जाति के समर्थन में आते हैं। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि अगर आप इस बात को मानेंगे तो मुझे लग रहा है आपको मानना भी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब हमारे देश का संविधान का मंदिर है लोकसभा, उसका उद्घाटन हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। हमारे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहाँ दिखावा करती है कि वो सब समाज के लोगों को लेकर चलना चाहती है, लेकिन आज भी उनकी सोच दूसरी है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में आप ये जान लीजिए कि हर वर्ग का आदमी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम करता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम करते हैं, और हम सब लोग उनके साथ मिलकर लड़ने का काम करते हैं। हमारे पार्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई फॉरवर्ड है कोई बैकवर्ड है। आप समझ लीजिए कि जो भी जिसके साथ अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। अगर कोई यादव, अगर उस यादव के खिलाफ अगर मैं उसके घर गया हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 जिले आते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। मैं इन 8 जिले के ग्रेजुएट समय वोट देकर हमें चुनाव जिताया है। तो आप ये जान लीजिए कि जौनपुर का वो मंगेश जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसके घर गया हूँ,
उसके घर की हालत इतनी ख़राब है, उसको पुलिस उठा के ले गई और वो काउंटर नहीं, वो हत्या थी। उस बात को कोर्ट ने भी अब तो एक्सेप्ट कर लिया केस उनका। अब मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी न्याय होगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा, क्योंकि इस सरकार से न्याय की उम्मीद हम नहीं कर सकते। चलिए सर, देखिए आपके हम मॉडर्न बनारस की बात कर रहे थे। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने बनारस को बदला है, बहुत चीज़ें बदली, बहुत सारे उन्होंने बताया भी, बहुत सारे मंत्री सुने आपने, बहुत सारे मेयर यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। लेकिन विपक्ष हर बार की तरह विपक्ष को नजर आती है खामियां, और देखिए विपक्ष का काम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा जी, हमसे चर्चा करने के लिए आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।